So hi, welcome again to Jharkhand Journey. This is the seventh video of Lakshmikant series. ये सातवां पार्ट है. बेसिकली वीडियो तो आठवां है लेकिन पार्ट सातवां है. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीपीएसपी के बारे में, जो कि पार्ट 4 में आता है और डील करता है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 के बीच में. तो डीपीएसपी, जिसे हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, ये किस पार्ट में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आता है? तो ये पार्ट 4 में आता है और ये गवर्न होता है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक. यहाँ पे 36 होगा. तो पहले हम लोग डीपीएसपी में जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको कवर करें. इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में जान लेते हैं. तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट में, जैसे ये डीपीएसपी है तो इसे कहाँ से बोरो करा गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लाया गया? तो इसे बोरो किया गया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से. बोरो फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. अब बात करते हैं कि हम लोगों ने तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाए हैं, लेकिन उन्होंने इसे कहाँ से लाया था? तो उन्होंने इसे स्पेनिश से लाया था. स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया था उन्होंने. अब बात करते हैं कुछ फेमस लीडर्स जो इसके बारे डीपीएसपी के बारे में अपने राय रखते हैं. तो पहले हम लोग बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में. उन्होंने कहा था कि डीपीएसपी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, एक नोवल फीचर है. उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि किस आदमी ने ये कहा था कि डीपीएसपी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का कंसाइंस है. तो ये कहे थे हमारे ग्रैनविल ऑस्टिन साहब ने. इन्होंने क्या कहा था कि डीपीएसपी क्या है, वो कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये हो गया इसके बारे में बात. अब और देखते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें. तो डीपीएसपी को हम लोग ये क्या है, डीपीएसपी को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है. किसके लिए? कोई भी गवर्नर के लिए, यूनियन गवर्नर के लिए. ये क्या है? गवर्नमेंट के लिए. ये गवर्नमेंट के लिए क्या है? तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है. क्वेश्चन पूछ सकता है आपके लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट जो है वो गवर्नमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का काम करता है. आप नीचे ऑप्शन दिए होंगे, आपको डीपीएसपी टिक कर देना है. अब हम लोग बात कर रहे हैं इससे पहले कि कौन से आर्टिकल्स, जैसे कि डीपीएसपी है वो कितने भाग में डिवाइडेड है. तो बेसिकली ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है. गांधीयन हो गया, लिबरल हो गया, और हर एक पार्ट्स में बहुत सारे ये आर्टिकल्स हैं. तो उससे पहले हम लोग 2 आर्टिकल, जो आर्टिकल 36 और 37 है, जो बेसिकली किसी गांधीयन या फिर लिबरल या सोशलिस्ट के बीच में नहीं आते. आप ध्यान दीजिएगा, तो सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल में आर्टिकल 36 और 37 नहीं आते हैं. तो आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37 होता क्या है, पहले हम लोग जो है इसको देख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे बाकी चीज़ें को. तो आर्टिकल 36 में पहले आप बताओ कि आर्टिकल 12 क्या बोलता है. आर्टिकल 36 में क्या है? तो आर्टिकल 12 क्या बोलता है? आर्टिकल 12 जो है हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो क्या करता है, वो स्टेट को डिफाइन करता है. वही सेम कार्ड आर्टिकल 36 भी करता है, ये भी स्टेट को डिफाइन ही करता है. तो स्टेट को डिफाइन कैसे किया जाता है? तो स्टेट को हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे पार्ट्स में बांटा हुआ है. तो जैसे कि लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव ऑर्गन,
CUTIV एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ किसका, स्टेट लेजिस्लेचर का, ठीक है, ये हो गया। और क्या हो सकता है, ऑल लोकल अथॉरिटीज भी हो सकते हैं इसमें, ऑल लोकल अथॉरिटी हो सकते हैं, या फिर कोई भी अदर पब्लिक अथॉरिटी हो सकता है, अथॉरिटीज हो सकते हैं जो कि सेचुरेटेड और नॉन सेचुरेटेड दोनों हो सकते हैं। ये आर्टिकल 36 बोलता है। और आर्टिकल 37 बोलता है, आर्टिकल 37 बोलता है कि ये प्रिंसिपल जो हैं वो किसी भी गवर्नेंस का फंडामेंटल हैं। तो किसी भी सरकार को कोई भी लॉ बनाने से पहले इन सारी प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना चाहिए, ये आर्टिकल 37 बोलता है। अब हम लोग बात करते हैं मेन पार्ट्स की। तो डीपीएसपी जो है वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है सोशलिस्ट, दूसरा है गांधीयन और तीसरा है लिबरल या फिर इंटेलेक्चुअल। तीसरा है लिबरल या फिर इंटेलेक्चुअल। तो सोशलिस्ट में आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43, 47 आता है। गांधीयन में 40, 43, 46, 47 एंड 48 आता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्टिकल 47 गांधीयन में भी है और आर्टिकल 47 सोशलिस्ट में भी है। तो एक आर्टिकल 2 जगह कैसे हो सकता है? तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 37 का इंटरप्रिटेशन सोशलिस्ट के हिसाब से दूसरा है और गांधीयन प्रिंसिपल में इसका जो मीनिंग निकल के आता है वो दूसरा है। दोनों एक ही आर्टिकल हैं लेकिन अलग अलग मीनिंग को निकालते हैं। वैसे ही सेम चीज़ लागू होती है आर्टिकल 48 जो कि गांधीयन में भी है और 48 जो कि लिबरल में भी है। दोनों सेम ही बात बोलते हैं, बस थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर आता है। तो पहले हम लोग सोशलिस्ट, फिर गांधीयन, फिर लिबरल देखेंगे। तो आर्टिकल 38 जो है वो बोलता है कि स्टेट टू इंश्योर अ सोशल ऑर्डर ऑफ द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। स्टेट को यानी कि गवर्नमेंट को एक सोशल ऑर्डर को सिक्योर करना होगा ताकि लोगों का जो है अपलिफ्टमेंट हो सके, लोगों का वेलफेयर हो सके। तो सोशल ऑर्डर को कैसे वो क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे? तो वो क्या करेंगे कि मिनिमाइज करेंगे इनइक्वालिटीज़, जो हमारे समाज में इनइक्वालिटीज़ है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। इनइक्वालिटीज़ मतलब इनकम के बेसिस पे, या फिर इनइक्वालिटीज़ कैसे हो सकता है, लिख लेते हैं इसको, इनइक्वालिटीज़। अब इनइक्वालिटीज़ जो अंतर है, जो असमानताएं हैं समाज के बीच में, वो क्या हो सकते हैं, किस बेसिस पे हो सकते हैं? तो वो हो सकता है इनकम का बेसिस पे, इनकम का बेसिस पे, स्टेटस के बेसिस पे, फैसिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे जो समाज में एक इनइक्वालिटीज़ बढ़ी हुई है, तो वो स्टेट का जिम्मेवारी है कि उनके जो सोशल ऑर्डर जो है, सोशल ऑर्डर उसको सिक्योर किया जाए और लोगों के वेलफेयर को प्रमोट किया जाए। ये आर्टिकल 38 बोलता है। आर्टिकल 39 बोलता है कि सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, ठीक है, जैसे कि एडिक्वेट लिवलीहुड, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, जैसे कि एडिक्वेट लिवलीहुड और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं हमारे देश में, उनका मतलब सरकार को या स्टेट को इंश्योर करना चाहिए कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है लोगों में वो बराबर होना चाहिए। या फिर इक्वल पे जो हो गया, इक्वल पे इक्वल वर्क, इक्वल पे समान कार्य का समान वेतन, इक्वल वर्क, और हेल्थ हो गया, और वर्कर्स के हेल्थ को प्रिजर्व करना। इक्वल पे और इक्वल वर्क किसके लिए? मेन प्लस वुमेन, दोनों के लिए। बेसिकली सोशलिस्ट जो वो है ना, सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो है उसमें आप ध्यान देंगे कि ये असमानताएं, लोगों के बीच में जो असमानताएं हैं, समाज में जो असमानताएं जो है उसको कम करने की कोशिश कर रही है।
तो आर्टिकल 39 क्या बोलता है कि कुछ प्रिंसिपल हैं जो कि स्टेट को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि इक्वल पे, इक्वल वर्क के लिए हो गया, और प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ हो गया, ये सब चीज़ें को उनको फॉलो करना चाहिए। आर्टिकल 39A, 39 का ही एक और पार्ट है 39A, वो बोलता है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। समाज में जो भी गरीब लोग हैं या फिर जो भी निम्न क्लास के वर्ग हैं, उनको एक लीगल एड प्रोवाइड करना, ये किसकी जिम्मेवारी होगी? स्टेट की जिम्मेवारी होगी, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना, वो महंगी कोर्ट कचहरी की जो चीज़ें होती हैं उनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ साथ उन्हें इक्वल जस्टिस भी डिलीवर हो, ये सरकार इंश्योर करे, ये स्टेट इंश्योर करे। इक्वल जस्टिस इन द केस जो असमानताएं हैं, तो असमानताएं के बेसिस पे उन जब न्याय हो तो उसमें ऊपर नीचे ऊंच नीच का फर्क ना आए। जो अपराध के लिए, किसी एक पर्टिकुलर अपराध के लिए जो दंड एक निम्न व्यक्ति का हो, वही दंड एक उच्च व्यक्ति का भी हो। ये हो गया आर्टिकल 39A। अब हम लोग बढ़ते हैं आर्टिकल 41। 41 क्या कहता है? राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केस। राइट टू वर्क यहाँ पे कॉमा आएगा, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केस। तो इसमें क्या हो गया ना कि इसमें जो है वो कह रहा है कि स्टेट को ये इंश्योर करना चाहिए कि लोगों के पास काम करने का अधिकार हो, और शिक्षा का अधिकार हो, और किसी अनएम्प्लॉयमेंट के केस में उनको पब्लिक असिस्टेंस मिले, जैसे कि ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट में, ओल्ड एज में, सीकनेस में, और डिसेबलिमेंट है अगर, इसको लिख लेते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, EMPLY, अनएम्प्लॉयमेंट, और ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलिमेंट, इन सब चीज़ों में अगर कोई हमारे समाज का आदमी, कोई भाई बंधु अनएम्प्लॉय रह जाते हैं, कोई आदमी बूढ़ा हो जाता है, बीमार है, दिव्यांग है, तो ये स्टेट जो है वो इंश्योर करे कि उनको एक पब्लिक असिस्टेंस मिल पाए, उनको पब्लिक असिस्टेंस मिल पाए, पब्लिक असिस्टेंस मिल पाए, लोगों के पास काम करने का अधिकार हो, उनके पास शिक्षा का अधिकार हो, और अगर कोई भाई बंधु पीछे छूट गए हों तो स्टेट जो है उनको अपलिफ्ट करे। ये आर्टिकल 41 कहता है। 42 कहता है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, मतलब कि काम करने का जो जगह है वहाँ पे मानवीय कंडीशन हो और मैटरनिटी रिलीफ मिले लोगों को, ये 42 कहता है। लिविंग वेजेज मिले वर्कर्स को, लिविंग वेजेज आर्टिकल 43 कहता है। अब लिविंग वेजेज में क्या, जैसे कि सरकार चलाती है मनरेगा, नरेगा, कॉटेज इंडस्ट्री बना दें, जिसके कारण लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में बदलाव हो, वो ऊपर उठे। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 47। 43 के बाद एक और आर्टिकल आता है 43A जो है, आर्टिकल यहाँ पे लिख देते हैं ना, एक है 43A, एक इसके बाद छोटा सा आर्टिकल है 43A। क्या कहता है कि स्टेट को जो है वो स्टेप लेना चाहिए। किस लिए स्टेप लेना चाहिए? टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन अ मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, लोगों के इंडस्ट्री में भागीदारी को बढ़ावा मिले लोगों में, इसलिए सरकार को इन चीज़ों को इंश्योर करना चाहिए। अब इसका सोशलिस्ट का लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 क्या कहता है कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। अब देखिए आर्टिकल 47 आई थिंक यही है 47 जो कि इसमें भी आता है, गांधीयन में भी आता है। तो वहाँ भी मतलब इसका कोर जो वैल्यू है ना, कोर वैल्यू, वहाँ भी यही जो गांधीयन प्रिंसिपल में भी कोर वैल्यू सेम ही मिलेगा, बस कुछ वर्ड्स के अरेंजमेंट में ऊपर नीचे हैं। तो 47 कहता है कि ये स्टेट का ड्यूटी हो
कि लोगों में न्यूट्रिशन का लेवल बढ़े, लोगों में न्यूट्रिशन का लेवल बढ़े, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़े, और पब्लिक जो कुल मिला के जो पब्लिक का हेल्थ है उसमें इजाफा हो। यही सेम बात गांधीयन प्रिंसिपल में भी आर्टिकल 47 कहता है। वो कहता है कि ड्रिंक प्रोहिबिटेड, कंजम्पशन ड्रिंक प्रोहिबिटेड हो, ड्रग्स जो है और जो इलीगल चीज़ें हैं उन चीज़ों पे बैन लगे, उनका कंजम्पशन पे बैन लगे। तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया सोशलिस्ट कंसेप्ट, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। अब हम लोग आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल पर। गांधीयन प्रिंसिपल क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 है गांधीयन प्रिंसिपल में, वो कहता है कि विलेज पंचायत का गठन हो, विलेज पंचायत का गठन हो, और विलेज पंचायत या म्यूनसिपालिटी अब जो कह लो, मतलब कि एक और सरकार की, राज्य सरकार के नीचे एक और सरकार की स्थापना हो जो कि लोगों से कनेक्ट रहे, और इससे क्या होगा, उनका क्या होगा, ग्रास रूट डेवलपमेंट होगा, ग्रास रूट, इससे उनका डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जो लोग वो सरकार में रहेंगे उसी गांव के लोग रहेंगे, इसलिए ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलपमेंट हो पाएगा। तो आर्टिकल 40 क्या कहता है कि विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन हो या म्यूनसिपालिटीज का ऑर्गेनाइजेशन हो, और उनको पावर दिया जाए, उनको पावर दिया जाए, उनमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ताकि वो एक सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में काम कर सकें। आर्टिकल 43 कहता है लिविंग वेजेज एक्स्ट्रा फॉर वर्कर्स। आर्टिकल 40 लिविंग वेजेज ये सब जो है वर्कर्स के लिए इंश्योर किया जाए। तो इसको इंश्योर कैसे होगा, कॉटेज इंडस्ट्री में लिखा जाना, कॉटेज इंडस्ट्री इसकी प्रमोशन हो, और कोऑपरेशन बेसिस पे रूरल एरिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब कि क्या होता है ना, ये कि कुछ इसको हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे स्वयं सहायता समूह के से, स्वयं सहायता समूह से। ये क्या होता है ना, स्वयं सहायता समूह से कुछ लोगों के, कुछ महिलाओं या कुछ पुरुषों का एक समूह होता है जो आपस में एक बैंकिंग के जैसा काम करते हैं। बैंक उनको लोन देता है और वो लोग उस लोन से अपना काम करते हैं, काम इन द सेंस करते हैं, वो छोटा मोटा इंडस्ट्री लगाते हैं, उसको बेचते हैं, वापस बैंक को पैसा लौटाते हैं। तो वो एक सेल्फ सफिशिएंट बैंकिंग के जैसा काम करते हैं। आर्टिकल 43 बोलता है यही चीज़ जो स्वयं सहायता समूह है ना, ये इसका मेंशन कहाँ है, आर्टिकल 43B में है, डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसी को हम लोग स्वयं सहायता समूह बोलते हैं। आर्टिकल 46 क्या बोलता है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ किसका, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकन सेक्शन, SC ST OBC या फिर कोई भी अदर सेक्शन जो पिछड़ा हुआ है, उनमें एजुकेशनल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट का प्रमोशन करना, उनको प्रमोट करना, उनको शिक्षा देना, उनको वित्तीय सहायता देके उनको अपलिफ्टमेंट देना। ये कहाँ मेंशन है, 46। और 46 कौन से प्रिंसिपल में आता है, गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। आर्टिकल 47 देखिए सेम चीज़ आ गया। आर्टिकल 47 सोशलिस्ट में क्या कहता था कि पब्लिक हेल्थ बढ़े, लोगों के में न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़े, और गांधीयन प्रिंसिपल में वही आर्टिकल का दूसरा मतलब निकाल कर वही चीज़ को बोला गया है। तो 47 क्या बोलता है कि प्रोहिबिटेड द कंजम्पशन ऑफ टॉक्सिक, क्यों लिखनी है भाई हम, कंजम्पशन ऑफ ड्रिंक एंड ड्रग्स, मतलब कि अल्कोहल और ड्रग्स इनका कंजम्पशन पे बैन लगे, इसको मना किया जाए, जो कि क्या है, पब्लिक हेल्थ के लिए इंजूरियस है, खतरनाक है। जो भी पब्लिक हेल्थ के लिए खतरनाक ड्रिंक्स हैं, ड्रग्स हैं, इनके कंजम्पशन पे स्टेट को चाहिए कि वो इन सब चीज़ों पे बैन लगाए। लेकिन होता क्या है, स्टेट की सबसे बड़ी कमाई का जरिया है भाई अल्कोहल, सबसे बड़ी कमाई की जरिया है। जो लैंडलॉक हमारे स्टेट्स हैं उनका सबसे बड़ा कमाई का जरिया होता है अल्कोहल वगैरह। अब बात करते हैं 48 पर। 48 बोलता है कि प्रोहिबिटेड द स्लॉटर ऑफ काउ एंड काल्व्स। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रोहिबिटेड द स्लॉटर ऑफ काउ एंड काल्व्स, मतलब कि गाय और गाय के जो वंशज हैं, गौ वंशज हैं, उनके स्लॉटर पे बैन लगे। 48 आर्टिकल 48 कहता है। इसीलिए बस इस एक लाइन से
ये आर्टिकल लोगों के मुंह पे चढ़े हुए हैं। आर्टिकल 48 बस इस लाइन से लोगों हमेशा न्यूज में ट्रेंडिंग पे रहते हैं कि गाय और उनके गौवंशज पे स्लॉटर पे बैन लगाया जाए, जबकि कोई भी पशु जो दूध वूध देती है, जो कृषि के काम में आते हैं, उनके स्लॉटर पर बैन लगाने की बात करती है आर्टिकल 48। और दैट्स ऑल, गांधीयन प्रिंसिपल खत्म। अब आ जाता है लिबरल और इंटेलेक्चुअल वाला। इसमें भी कुछ 1 2 7 कुछ 6 7 आर्टिकल्स हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। आर्टिकल 44 सबको पता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको क्या ही एक्सप्लेन करें, इसको एक्सप्लेन करने में भाई 3-4 घंटे का वीडियो लग जाएगा। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, तो आप यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, दृष्टि IAS करके विकास सर ने 2 वीडियो बनाया है, इसमें 3-3 4-4 घंटे का, आप देख सकते हैं। वेल एक्सप्लेन्ड है, उससे ज़्यादा एक्सप्लेन में आपको नहीं समझाया जा सकता है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है, और इसी वजह से आर्टिकल 44 जो है वो हमेशा न्यूज में रहता है। आर्टिकल 45 जो है वो क्या बोलता है, ये होता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। इनके जो बच्चे 6 साल से छोटे हैं, उनके अर्ली एजुकेशनल केयर और उनका न्यूट्रिशन वाला केयर, जैसे कि आंगनबाड़ी वगैरह चलता है ना, तो उन चीज़ों का स्टेट जो है इंश्योर करे। उसके बाद आता है आर्टिकल 48, 46, 47 हम लोग गांधीयन और सोशलिस्ट में देख लिए थे। 46 और 47 दोनों कहाँ था, गांधीयन में था। 48 जो है वो क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये क्या बोलता है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की और स्थापना हो। ये कौन से आर्टिकल बात करता है, आर्टिकल 48। आर्टिकल 48A बोलता है कि प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बेसिकली जंगल और जंगल में रहने वाले जीव जंतु जितने भी हैं, या फिर इन्वायरमेंट, इसके सेफगार्ड के लिए, इसके प्रोटेक्शन का बात कौन करता है, आर्टिकल 48A। आर्टिकल 49 क्या बोलता है, मॉन्यूमेंट प्लेस और जो नेशनल इम्पोर्टेंस के जगह हैं उनकी प्रोटेक्शन स्टेट को करना चाहिए। ये जो है कौन सा आर्टिकल बोलता है, तो आर्टिकल 49 बोलता है। ये हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आता है ये। आर्टिकल 15 बोलता है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग होना चाहिए। ये आर्टिकल 50 बोलता है। जुडिशियरी न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये दोनों अलग होने चाहिए, इन दोनों इंडिपेंडेंट रूप से काम करने चाहिए। आर्टिकल 51 कहता है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का प्रमोशन हो। स्टेट को चाहिए कि वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का प्रमोशन करे। ये आर्टिकल 51 बात करता है। अब DPSP के बारे में हम लोग बात कर लिए, और इससे पहले हम लोगों ने फंडामेंटल राइट देखा था, तो उस समय भी स्टार्टिंग में बताना भूल गए थे। DPSP का नेचर कैसा है, बेसिकली DPSP का नेचर कैसा है, क्या ये जस्टिशिएबल है और नॉन जस्टिशिएबल है, तो ये है नॉन जस्टिशिएबल। अगर ऊपर दिए हुए किसी भी आर्टिकल का वायलेशन होता है, तो हम कोर्ट में जाके उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिट जारी नहीं करवा सकते हैं कोर्ट में, क्योंकि वो है फंडामेंटल राइट और ये है DPSP। दोनों में अंतर है। दोनों में क्या अंतर है ये हम लोग बाद में देखेंगे, आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अमेंडमेंट्स कि कितने बार अमेंडमेंट हो चुका है और उन अमेंडमेंट से क्या क्या हुआ था। तो पहला अमेंडमेंट हम लोग बात करते हैं 42 अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 1976 में। इस अमेंडमेंट से आर्टिकल 39A 43A 48A को ऐड किया गया, ठीक है। उसके बाद नया अमेंडमेंट आता है 44 नहीं ना, 44 से तो पहले आ गया था एक, 48 नहीं 44 अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, ये 1978 में।
इससे आर्टिकल 38 को ऐड किया गया था। 38 क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो इकोनॉमिक या स्टेटस के बेसिस पे इनइक्वालिटीज समाज में फैल गई है उसको कम किया जाए, बेसिकली यही कहता है। उसके बाद लास्ट अमेंडमेंट, नहीं उसके बाद और है ना 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से इसका आर्टिकल्स उठा के कहाँ पे लगाया गया? कौन से आर्टिकल को उठाया गया? आर्टिकल 45 को। आर्टिकल 45 को उठाकर कहाँ ले गया गया? फंडामेंटल राइट में ऐड कर दिया गया। ये हम लोग जब फंडामेंटल राइट हम लोग पढ़ रहे थे उस समय भी हम लोगों ने इस चीज़ को देखा था। तो अर्ली केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, इसको फंडामेंटल राइट कब बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था हमारा 2002 में। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से? 86वां अमेंडमेंट एक्ट से। हम लोग देखते हैं 86वां अमेंडमेंट एक्ट से जो है चेंज किया गया इसमें, और इसमें डीपीएसपी में चेंज किया गया और उसको आर्टिकल ये क्या हो गया? हाँ, आर्टिकल 21A में डाल दिया गया था। इसको कब डाल दिया गया था? 2002 में। किसको डाला गया था? तो अभी देखें किस आर्टिकल को डाला गया था? तो आर्टिकल 45 को डाला गया था। कहाँ पे डाला गया था? तो आर्टिकल 21A में डाला गया था। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट अमेंडमेंट है 97 अमेंडमेंट एक्ट, कब? 2011। इससे क्या ऐड किया गया था? कोऑपरेटिव सोसाइटी, OPERATIVE, कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना करने के लिए बात की गई थी। अब हम लोग बात करते हैं डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट के बीच का डिफरेंस। कुछ 2-4 पॉइंटें देख लेते हैं हम लोग। ये कर दिए बंटवारा जमीन का। यहाँ पे हम लोग करेंगे डीपीएसपी इस साइड, और इस साइड करेंगे हम लोग फंडामेंटल राइट। पेन का कलर चेंज कर देते हैं। अब देखते हैं कि ये जो है डीपीएसपी ये पॉजिटिव थिंग है। ये पॉजिटिव थिंग क्यों है? क्योंकि ये स्टेट को बोलता है कि तुम काम करो, तुम ये सब काम करो, ये इन चीज़ों को ध्यान में रख के तुम काम करो, काम करने के लिए बोलता है। वहीं फंडामेंटल राइट जो है वो निगेटिव सेंस देता है। निगेटिव सेंस क्यों देता है? क्योंकि ये जो स्टेट को है, स्टेट को रोकता है कोई काम करने के लिए कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, इससे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। तो ये निगेटिव है क्योंकि ये स्टेट को कुछ सर्टेन थिंग्स जो है, कुछ स्पेसिफिक थिंग्स जो है वो करने से रोकते हैं। वहीं डीपीएसपी पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये स्टेट को सर्टेन थिंग्स, कुछ स्पेसिफिक काम को करने के लिए बोलता है। और दूसरा देखते हैं कि जो अपना डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिशिएबल है। ये हम लोग थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर लिए थे, नॉन जस्टिशिएबल है। इसको हम लोग कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते हैं। वहीं जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिशिएबल है। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग कि इसमें कोई लीगल सैंक्शन नहीं है। ये जो है वो मोरल सैंक्शन लगाता है गवर्नमेंट पे, मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन लगाता है। SANCTION सैंक्शंस लगाता है। कहाँ लगाता है? किस पे लगाता है? स्टेट पे लगाता है। गवर्नमेंट लिखना ठीक नहीं होगा, स्टेट पे लगाता है। वहीं जो फंडामेंटल राइट जो है वो लीगल लगाता है। कोर्ट तुरंत आ जाएगी बीच में, जहाँ 3-5 काम करने का सोचा तो लीगल सैंक्शंस लगाता है। और क्या होता है ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है? वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी। ये ग्रुप ऑफ पीपल के वेलफेयर की बात करता है, कम्युनिटी। जबकि जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो इंडिविजुअल, वो क्या करता है?
इंडिविजुअल के INDIVIDUAL इंडिविजुअल के वेलफेयर की बात करता है, वेलफेयर की बात करते हैं। और देखते हैं कि कोर्ट जो है वो अगर DPSP का वायलेशन होता है तो कोर्ट जो है वो ये डिक्लेयर नहीं कर सकती है कि कोई लॉ का वायलेशन हुआ है। वहीं फंडामेंटल राइट में कोर्ट जो है वो बॉन्डेड है डिक्लेयर करने के लिए अगर कोई फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो रही है। और कुछ देख लेते हैं, एक दो और चीज़ें हैं। फंडामेंटल DPSP को ये क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या रिक्वायर है, तो लेगिस्लेशन का रिक्वायर है, रिक्वायर्ड लेगिस्लेशन, रिक्वायर लेगिस्लेशन। वहीं पे ये फंडामेंटल राइट जो है वो ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड होता है। इसको किसी गवर्नमेंट को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप में लगी हुई है, ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड। तो ये था हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोल रहे हैं, DPSP। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हो सकता है उनके प्रिपरेशन में कुछ हेल्प हो जाए। और बाकी अंत तक देखने के लिए थैंक यू। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूजुअली बोलते नहीं है भाई। चलो फिर, हैव अ गुड डे।